हेलो एवरीवन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लेक्चर को देखने के पहले ऊपर दिए गए लिंक से अगर हो सके तो इस चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के पिछले 3 लेक्चर देख लें या फिर एटलीस्ट पिछला लेक्चर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आए। इस चैप्टर के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक ही समय पर मेजर करना नामुमकिन यानी कि इम्पॉसिबल है। मगर अब सवाल फिर ये है कि पार्टिकल जब उसके वेव फॉर्म में होता है तब उस पार्टिकल का पोजीशन कैसे पता करेंगे। इसका जवाब ये है कि एक मैटर वेव में हम पार्टिकल का पोजीशन एकदम एक्यूरेटली तो नहीं पता कर सकते, मगर उस पार्टिकल का मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन यानी कि सबसे ज्यादा संभावित पोजीशन पता कर सकते हैं। एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न इस प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन की व्याख्या यानी कि प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पार्टिकल के पोजीशन को पता करने की प्रोबेबिलिटी उस पोजीशन पे उस मैटर वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो वेव की इंटेंसिटी के बराबर होता है। इसलिए अगर मैटर वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल की पोजीशन पता लगाने की प्रोबेबिलिटी या चांस भी ज्यादा होगा। इन 6 वेव्स को देखिए, इनके वेवलेंथ्स स्लाइटली अलग हैं या डिफरेंट हैं और इन 6 वेव्स को हम ऐड करेंगे या इनका सम निकालेंगे तो हमें ऐसी वेव पैकेट मिलेगी। ये वेव पैकेट एक लोकलाइज्ड या स्टेशनरी पार्टिकल को दर्शाता है और इस वेव का एम्पलीट्यूड पार्टिकल की पोजीशन पता करने की प्रोबेबिलिटी भी दिखाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर यानी कि इस प्लेलिस्ट के पार्ट 3 वाले लेक्चर में देखा, ये वेव पैकेट डी ब्रॉय का रिलेशन जो कि लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन p होता है, और अब ये बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन सब साथ में हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन जैसे वेव प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। डी ब्रॉय ने इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर डिस्कवर किया था। उन्होंने इसे थियोरेटिकली प्रूव किया था और अब हमने भी कर लिया है इस चैप्टर में। मगर हम इलेक्ट्रॉन्स के इस वेव नेचर को प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, वेव का हॉलमार्क या वेव की विशेषता इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करेंगे तो वो भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस स्क्रीन पे बनाएंगे जिसे हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए कि फोटॉन्स की बीम के बदले इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्लिट्स में से इंसिडेंट करवाएंगे तो वहां स्क्रीन पे इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर हमारे पास 2 वेव्स हैं और ये फेज में हैं, मतलब कि हूबहू एक जैसे हैं, तो उनका सम दोनों इंडिविजुअल वेव्स से ज्यादा होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी उन 2 इंडिविजुअल वेव्स से ज्यादा होगी। इस टाइप के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर 2 180 डिग्री आउट ऑफ फेज वाले वेव्स हैं जो ऐसे दिखते हैं और एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट हैं, इन वेव्स का सम 0 होगा और इस टाइप के इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर मैटर के वेव्स साउंड या लाइट वेव्स जैसे बिहेव करते हैं तो वो भी वेव्स का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न दिखाएंगे और इसी चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहीं और बन रहा था। एक ऐसी घटना हुई मानो जैसे कि वो सिर्फ डी ब्रॉय के कॉन्सेप्ट का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए हुई हो। 1925 में 2 नौजवान अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट जिनका नाम डेविसन और जर्मर था, वे थर्मियोनिक एमिशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगर आपको थर्मियोनिक एमिशन को डिटेल में जानना है
तो प्लीज इस डुअल नेचर के प्लेलिस्ट से पार्ट 1 लेक्चर देख लीजिएगा। लिंक यहाँ ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब में निकल, जो कि एक मेटल है, उसको टारगेट जैसे फिक्स किया था। एक दिन गलती से वैक्यूम ट्यूब टूट गया और निकल एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो गया। तो उन्होंने उस निकल मेटल को गर्म किया और वापस उस एक्सपेरिमेंट को फिर से अरेंज कर दिया, जिसमें निकल मेटल को उन्होंने वैक्यूम ट्यूब में फिर से फिक्स कर दिया। उन दोनों ने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया। उन्होंने एक लो एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन की बीम को निकल क्रिस्टल के तरफ डायरेक्ट किया और ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन निकल पे इंसिडेंट होने के बाद स्कैटर हो रहे थे। उन्होंने इन स्कैटर हुए इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को एक एंगल फाई, जिसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया। ये स्कैटरिंग एंगल फाई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स और स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एंगल है। NCERT की क्लास 12 की बुक में इस एक्सपेरिमेंट का डिटेल में अरेंजमेंट दिया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की गन है जिसमें फिलामेंट है और ये फिलामेंट टंगस्टन से बना है और बेरियम ऑक्साइड से कोट किया गया है। इस फिलामेंट को एक लो वोल्टेज की पावर सप्लाई से हीट किया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है। एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन की बीम सीधे सीधे निकल क्रिस्टल की सरफेस पर इंसिडेंट हो। ऐसी बीम को कॉलिमेटेड बीम भी कहते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि निकल एक क्रिस्टल है, यानी कि इसमें रेगुलर क्रिस्टल लैटिस है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की मदद से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट भी करता है, इसलिए इसे कलेक्टर भी कह सकते हैं। डिटेक्टर को एक सर्कुलर स्केल पे मूव किया जा सकता है और यह एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है जो करंट रिकॉर्ड करता है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कलेक्टर में एंटर होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस अपैरेटस को एक वैक्यूम चेंबर में फिक्स किया गया है। डिटेक्टर को यूज करके स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को अलग अलग एंगल्स फाई पर मेजर किया गया और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को एंगल फाई के फंक्शन पर अलग अलग एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस जो 44 वोल्ट्स और 68 वोल्ट्स के बीच की रेंज में हैं, उन पे भी ऑब्जर्व किया गया। जब स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था और वोल्टेज अप्लाइड 54 वोल्ट्स था, इस टाइम पे इंटेंसिटी की एक स्ट्रॉन्ग पीक बनी और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन रही थी। इसका कारण स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, जो कि निकल क्रिस्टल के रेगुलर स्पेस वाले एटम्स के लेयर्स से हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल में मौजूद एटम्स यहाँ पे स्लिट्स का काम कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस का पैटर्न बना रहे थे। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन की मेजरमेंट से मैटर वेव्स की वेवलेंथ पता चली, जो कि 0.165 नैनोमीटर थी। डी ब्रॉय के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा h/p है, या अगर हम अप्लाइड वोल्टेज की बात करें तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बनेगा 1.227 नैनोमीटर अपॉन रूट वी, जहां पे v वोल्टेज है और ये वोल्ट्स में है। अब इंटेंसिटी की स्ट्रॉन्ग पीक 54 वोल्ट्स पे मिल रही थी। वेवलेंथ की वैल्यू 0.167 नैनोमीटर या 1.67 एंगस्ट्रॉम बनेगी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एटम्स के बीच की स्पेसिंग से लगभग बराबर होती है। एक ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट विलियम लॉरेंस ब्रैग ने यहाँ पर हो रहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आसान एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन के बजाय हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ एक्सरेज इंसिडेंट होके एटम्स के प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एटॉमिक प्लेन से एंगल थीटा बना रहे हैं। ब्रैग ने कहा कि अगर इन रेस का पाथ डिफरेंस लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाया जाता है।
यानी कि पाथ डिफरेंस जो 2d sin थीटा है वो n लैम्डा के बराबर है और यहाँ n इंटीजर या 1 2 3 आदि है। d एटम्स के प्लेन्स के बीच का सेपरेशन है और थीटा इंसिडेंट वेव और एटॉमिक प्लेन के बीच का एंगल है। ब्रैग्स लॉ का प्रूफ हम थोड़ी ज्योमेट्री करके आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि दो बगल वाले प्लेन्स पर से रिफ्लेक्ट हो रही रेस का पाथ डिफरेंस पता कर सकते हैं। यहाँ दो परपेंडिकुलर OA और OC बना लेते हैं ताकि एंगल AOB और एंगल COB थीटा के बराबर हो जाए। इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB में साइन थीटा होगा AB अपॉन OB, क्योंकि OB इस ट्रायंगल AOB में हाइपोटेन्यूज है और ये जो साइड AB है ये एंगल थीटा का ऑपोजिट साइड है और OB D के बराबर है क्योंकि वो एटम्स के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए साइन थीटा AB अपॉन D हो जाएगा और AB को D साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार राइट एंगल्ड ट्रायंगल OBC में साइन थीटा BC अपॉन OB होगा और क्योंकि OB D के बराबर है इसलिए साइन थीटा BC अपॉन D बनेगा या BC को D साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ रे 1 और रे 2 के बीच का पाथ डिफरेंस AB प्लस BC है और AB और BC D साइन थीटा के बराबर है, इसलिए पाथ डिफरेंस 2D साइन थीटा बनेगा। मगर पाथ डिफरेंस तो n लैम्डा भी होता है, इसलिए ब्रैग्स लॉ के अनुसार n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी कंडीशन पे पाया जाता है। इसी साल जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था उनके बेटे GP थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन में एक रिंग जैसा पैटर्न देखा जो कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन के पैटर्न के जैसा था। ये तभी हो रहा था जब एक्सरे की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के बराबर थी। मजेदार बात यह है कि पिता जे थॉमसन ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं और बेटे GP थॉमसन ने यह दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव जैसा भी बिहेव करते हैं। डेविसन और थॉमसन को इकट्ठे 1937 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये नोबेल प्राइज उन्हें क्रिस्टल्स द्वारा इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन की एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी पे दिया गया था। मैटर वेव को फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी से डिस्क्राइब किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हरा डॉट जो है वो फेज वेलोसिटी यानी कि VP है और पिंक डॉट जो है वो ग्रुप वेलोसिटी यानी कि VG है। एक वेव की फेज जो वेलोसिटी से चल रही है उस वेलोसिटी को VP या फेज वेलोसिटी कहते हैं और जो वेलोसिटी से एक वेव पैकेट ट्रैवल करती है उस वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। मैटर वेव की वेवलेंथ h अपॉन p होती है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व है और यहाँ फेज वेलोसिटी नहीं बल्कि ग्रुप वेलोसिटी का महत्व होता है जो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। इस लेक्चर के बेस पे एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, an electron diffraction experiment is performed using electrons that have been accelerated through a potential difference of 8 kilovolts. Then the de Broglie wavelength of the electrons and the energy of X-ray photons that would give the same diffraction pattern on the same sample would be, और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 8 किलो वोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। हमें इन इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रॉई वेवलेंथ पता करनी है और ये भी पता करना है कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन बना रहा है अगर एक्सरे फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाए और वो भी सेम डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाए उसी सैंपल से तो उन एक्सरे फोटॉन्स की क्या एनर्जी होगी। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और एक्सरे फोटॉन्स की एनर्जी पता करनी है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और एक्सरे फोटॉन अगर सेम डाइफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का वेवलेंथ सेम होगा।
इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन है P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m जहां पे K काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की और m इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर हम मोमेंटम पता कर लें तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन p आसानी से पता कर सकते हैं। और फोटॉन्स की बात करें तो फोटॉन्स की एनर्जी E इज इक्वल्स टू h न्यू होती है, या इसे हम E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है जो कि फोटॉन का भी वेवलेंथ होगा, तो इससे हम फोटॉन की एनर्जी निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस 8 किलो वोल्ट दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी 8 किलो वोल्ट होगी। इसे हम जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। K इज इक्वल टू 8 keV है, तो मैं किलो को 1000 भी लिख सकती हूँ, तो मैं इसको 8000 EV इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल पर EV से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो EV कैंसिल हो जाएगा और हमें काइनेटिक एनर्जी जूल में मिल जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1.28 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 जूल। तो ये हो गई अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m है, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मोमेंटम P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 kg इंटू इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो हमने अभी पता करी है, ये है 1.28 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 जूल। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर होगा 23.32 इंटू 10 रेज टू माइनस 46। अब 10 रेज टू माइनस 46 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 10 रेज टू माइनस 23 होगा, और 23.32 25 के पास में है तो इसकी वैल्यू 5 के आसपास आएगी। इसको माइंड में रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। इसका स्क्वायर रूट होगा 4.83 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना मोमेंटम। इस मोमेंटम को लेके हम आसानी से अब वेवलेंथ पता कर सकते हैं इस रिलेशन से, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, अपॉन मोमेंटम जो हमने अभी पता किया था 4.83 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ मिलेगा 1.37 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 मीटर, या इसको हम 0.137 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.14 एंगस्ट्रॉम होगा। तो वेवलेंथ की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें एनर्जी पता करनी होगी, तो एनर्जी के लिए E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा है। सारी वैल्यूज अपने पास है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और एक्स रे फोटोन की वेवलेंथ सेम है, इसीलिए हम ये वाली वेवलेंथ यहाँ पे यूज कर लेंगे। H इंटू सी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। अपने पास वो शॉर्ट ट्रिक थी जो हमने पार्ट 1 वाले लेक्चर में देखा था, वो H इंटू सी की वैल्यू होगी 1.24 keV इंटू नैनोमीटर। वेवलेंथ को भी नैनोमीटर में लिख लेते हैं। 0.14 एंगस्ट्रॉम को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.014 नैनोमीटर बनेगा। नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और एनर्जी की वैल्यू 88.57 keV होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 89 keV के बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In their studies of interference with electrons, Davison and Germer used electrons with a kinetic energy of about 50 electron volt. What was the wavelength of these electrons? Options दिए गए हैं।
0.17 नैनोमीटर, 1.07 नैनोमीटर, 1.7 नैनोमीटर और 17 नैनोमीटर। डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की हमें वेवलेंथ पता करनी है। पहले काइनेटिक एनर्जी को ईवी से जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी को 1.6 × 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 50 × 1.6 × 10⁻19 जूल, या ये बन जाएगा 8 × 10⁻18 जूल के बराबर। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर है, या इसे हम वेलोसिटी पता करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2k/m। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसके मास की वैल्यू पुट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × काइनेटिक एनर्जी जो हमने पता करी थी अभी, जूल में कन्वर्ट करी थी हमने, 8 × 10⁻18 जूल अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻31 kg। तो वेलोसिटी बनेगी 4.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/p या h/mv है। p यहाँ पे मोमेंटम है और इससे मैं वेवलेंथ पता कर सकती हूँ आसानी से, क्योंकि अब मेरे पास वेलोसिटी भी है। तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg इंटू जो अभी हमने वेलोसिटी पता करी है 4.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू 1.7 × 10⁻10 मीटर के बराबर होगी, या इसको अगर हम नैनोमीटर में लिखें तो 0.17 नैनोमीटर होगी। इस वेवलेंथ की वैल्यू एटॉमिक प्लेन के बीच के स्पेसिंग के लगभग बराबर है, इसलिए इंटरफेरेंस पाए जाने का कंडीशन यहाँ पे सैटिस्फाइड है और अपना आंसर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 0.17 नैनोमीटर, ऑप्शन ए सही है। इस लेक्चर का DIY क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय ए वोल्टेज ऑफ 25 किलोवोल्ट्स। If the voltage is increased to 100 kilovolts, then the de Broglie wavelength associated with the electrons would, और options हैं increase by 2 times, decrease by 2 times, decrease by 4 times and increase by 4 times। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए 25 किलोवोल्ट्स की वोल्टेज लग रही है। अगर इस वोल्टेज को 25 किलोवोल्ट से बढ़ाकर 100 किलोवोल्ट्स कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का डी ब्रोई वेवलेंथ कैसे चेंज होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन ये हैं कि 2 टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम घटेगा, 4 टाइम घटेगा या 4 टाइम बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट ये है कि याद रखिए कि वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और क्लास 12 सेकेंड ईयर PUC या इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इसे समझने में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके देन, थैंक यू, बाय।